मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा है सर एट इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाता है 0 और सर क्यू का जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा और वो कौन सा है, तो हमें यहां से एक्स का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया तो हमने केसी निकाल लिया। ठीक है सर, लेकिन हमारा मोटिव केसी निकालना नहीं था। ये जो प्रेशर दे रखा है ना, ये टोटल प्रेशर है, इसमें HCl का प्रेशर भी है और साथ साथ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी है। ओ भाई साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन एक बार जे एडवांस ने पूछा भी है पहले भी। अगर ये आपको AgBr में समझ में, AgNO3 में समझ में आ गया तो फिर NaBr में भी समझ में आ जाएगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है। पिछली बार कॉमन आयन Ag प्लस था, अब की बार कॉमन आयन Br माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं कट्टर जे एडवांस सीरीज जो हमारी चल रही है, और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। अब इस चैप्टर में मैं केमिकल और आयोनिक दोनों इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस है वो साथ ही ले रहा हूंगा। यस, अलग अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग उनको, केमिकल अलग आयोनिक अलग नहीं, इक्विलिब्रियम एक ही पोर्शन में हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा ईयर रहा होगा जिस ईयर में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछे गए हो, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, काफी ऐसे मानिए कि मिनिमम मुझे लगता है कि दोनों जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है दोनों में एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा। और साथ साथ ये चैप्टर ऐसा है ना कि ऐसा नहीं सिर्फ इंडिपेंडेंटली इसी चैप्टर पे क्वेश्चन बनता है। ये जो चैप्टर है ये बाकी डिफरेंट चैप्टर्स में भी काम आता रहता है। कई बार ये थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेट करके पूछ लिया जाता है इस पे क्वेश्चन। थर्मो और इक्विलिब्रियम, इसका कॉम्बिनेशन एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसपे क्वेश्चन पूछ लेता हो, है ना, और बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाता है फिर वो। साथ साथ ये जो इक्विलिब्रियम है इसको रिलेट करता है कई बार वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ भी, है ना, वहां से भी रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको कहीं पर भी आप लोग घुमा सकते हो, है ना, इस चैप्टर को कहीं पर भी साथ में चिपका सकते हो और वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा 8 नंबर 2 क्वेश्चन मतलब जनरली हर बार इस चैप्टर से होते हैं। और अगर मान लो कभी कोई पैराग्राफ फंस गया इस चैप्टर से तो बस फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपके 3-4 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से हो सकते हैं, है ना। एक साल में 4 क्वेश्चन जे एडवांस में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, लेकिन जनरली कम होता है ऐसा। एक क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बाकी चैप्टर्स के साथ भी खूब सारा है ना। इस वजह से ये चैप्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। और जैसा मैंने आपसे कहा ना लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि ये वो चैप्टर्स होते हैं जो रैंक डिसाइडिंग चैप्टर्स होते हैं ना। थर्मोडायनेमिक्स जैसे हो गया, रैंक डिसाइडिंग है। बहुत सारे लोग जिस क्वेश्चन को नहीं करके आए आप उसको करके आए। इक्विलिब्रियम ये एक रैंक डिसाइडिंग हो गया, बहुत सारे लोग जिसको नहीं करके आ पाए आप उसको करके आए हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे हो गया, है ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जनरल जनता उसमें घबरा जाती है, नहीं कर पाती, है ना, और आप अगर उसको करके आते हो तो ये बाकी लोगों से आपको अलग बनाता है और आपके रैंक डिसाइड करने में काम में आता है। मैं तो ये कहूंगा कि इन चैप्टर्स को ना छोड़े, चाहे वो मतलब जैसा भी आपको मुश्किल लग रहा है, बट स्टिल करके जाएं एक बार। क्या पता कोई हल्का सा क्वेश्चन फंस जाए, ऐसा नहीं एडवांस में सारे क्वेश्चन तो भी पूछता है ना। कई बार हो सकता है इक्विलिब्रियम से थोड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया और वो हम लोगों ने कर लिया, खत्म हो जाए, है ना। चलो फिर आता आओ करते हैं स्टार्ट, है ना। तो लेक्चर के बीच में ही और कोई भी आएगा, बातें होंगी, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, है ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है देखो, समझो जरा, समझना जरा। फॉर द गैसियस रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, बहुत अच्छी बात है सर। एक रिएक्शन दे रखी है 2NO2 gives N2O4 और कहता है कैलकुलेट डेल्टा जी नोट एंड केपी फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया सर। अरे ये क्या दे रखा मुन्ना सर, ये दे रखा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। किसका सर? ये दे रखा है N2O4 का। कितना? 97.82 किलो जूल। बहुत बढ़िया सर। और वैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं सर, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसका दे रखा है सर? ये दे रखा है हमें NO2 का, N2O नहीं बे, NO2 ये कितना दे रखा है सर? दिस इज 5130 किलो जूल। यस, और हमसे पूछा है इस रिएक्शन का डेल्टा जी बताइए, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए, बताओ क्या होगा। अरे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मुन्ना? कोई बोल ही नहीं रहा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अरे सर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है सर, और मैं आपसे कह रहा था थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करके पूछ सकता है। देखो पूछ लिया सर, हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि सर
जो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होती है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उससे भी मल्टीप्लाई कर देना, माइनस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यस, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। AI BI भी लगा सकते हो, अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। सर प्रोडक्ट साइड कौन है? प्रोडक्ट साइड है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, बोलो ये लग जाएगा। और रिएक्टेंट साइड कौन है? माइनस इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 इनटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका? NO2 का। बोलिए, अरे दादा समझ में आ रही है मेरी बात? इसमें क्या दिक्कत है सर? तो ये देखो, ये कितना N2O4 का कितना दे रखा है? देखो N2O4 का दे रखा था 97.82 माइनस 2 इंटू ये कितना दे रखा है सर? ये दे रखा है 51.30। यस, तो बताइए फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है वैल्यू। यस यस यस, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी देखो जरा, कैलकुलेटर निकाल लें क्या हम लोग? सर निकाल लो सर, आप कैलकुलेटर निकाल लो। अरे भाई कैलेंडर नहीं चाहिए भाई, ये क्या निकाल दिया सर? कैलकुलेटर निकालो सर, कैलेंडर और कैलकुलेटर में डिफरेंस है। कहां से पढ़े हो आप? आओ जी सर, देखिए अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 51.30 से तो सर ये मिल जाता है मुझे 102.6, है ना। 102.6 है 97.82, इसको माइनस करो सर 200, क्या आता है 203, 102.6। सर क्या बांग खा के आए हो क्या आप? सर क्या खा के आए हो आप? ये सर वैल्यू आ रही है -4.78, है ना, -4.78 ये आ रहा सर। और सर देखो, आप अगर ये कह रहे हो कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब सर ये रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी सर? वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बहुत आसान। हमसे आगे एक और चीज, अच्छा सर ये तो डेल्टा जी नोट निकला है ना, ये तो डेल्टा जी नोट निकला सर। हमसे और क्या पूछना चाहता है? ऑल्सो कैलकुलेट, है ना, डेल्टा जी नोट एंड केपी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। जो रिवर्स रिएक्शन है, अच्छा इसका केपी भी निकालना है ना, इसका केपी भी निकालना है। तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू होता है, बोलो। और हमने पढ़ा है सर एट इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाता है 0, और सर क्यू का जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, और वो कौन सा है? केपी है सर। तो फटाफट से फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग केपी। तो सर यहां से डेल्टा जी नोट हमारे पास है -4.78 इज इक्वल टू -2.303 आर का वैल्यू 8.314 ले लोगे। टेम्परेचर कितना दिया क्वेश्चन में? जल्दी बोलो, अरे फटाफट बोलो, टेम्परेचर कितना दे रखा है सर? टेम्परेचर नहीं दे रखा, क्या बात कर रहा हूं? अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस लिखा तो है, 298 है ना, 298 और लॉग के, और यहां से सॉल्व करके आपको केपी का वैल्यू मिल जाएगा। बताइए कर लोगे क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई, हाँ ना तो बोल दो, यस कर लोगे क्या? लेकिन सर एक बात बताओ एक बात बताओ, ये 4.78 इसकी यूनिट क्या है सर? ये तो किलो जूल में है, ये दोनों किलो जूल में थी तो ये किलो जूल में है ना, ये किलो जूल है, इधर से जूल है। अरे सर नाइंसाफी है, इसको भी जूल में कन्वर्ट कीजिए। लो जी कर दिया सर, ये रहा जूल। डन है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका आपने डेल्टा जी नॉट निकाल लिया और इस रिएक्शन का ही केपी निकाल लिया। लेकिन सर एक बात बताओ, हमसे तो बैकवर्ड रिएक्शन का भी डेल्टा जी पूछा है। अरे आपने कहा दादा जब रिएक्शन को उल्टा करता हूं, जब मैं रिएक्शन को उल्टा लिखूंगा तो उसके डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन सर साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जब आप उल्टी रिएक्शन लिखोगे, है ना, अगर आप इसकी रिवर्स रिएक्शन लिखोगे, अगर आप इसका रिवर्स रिएक्शन लिखोगे ना, तो सर जो डेल्टा जी है वो कितना हो जाएगा? यस, डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा? +4.78 हो जाएगा, है ना, +4.78 हो जाएगा। और अब आप लोग वापस फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के। सारी चीज आपके पास है, डेल्टा जी नोट ये रही, आर का वैल्यू 8.314 सारी दुनिया जानती है, टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दे रखा है। तो बस सीधा सा सॉल्व करके यहां से की पे निकालना। बोलो कैलकुलेशन है, मैं मानता हूं यार, है ना, अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता, है ना, कैलकुलेशन है तो है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इतना लेंथी क्वेश्चन आ गया सर, हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एंटीलॉग वगैरह कैसे लेंगे। अब भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जो है सो है ना। अब ये मानते हुए ही आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा,
है ना। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि नहीं ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो है सो है। ठीक है, चलो फिर आगे आओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन फॉर विच केपी का वैल्यू दे रखा है एंड एस नॉट का वैल्यू, डेल्टा एस नॉट भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, हमसे डेल्टा यू एंड डेल्टा एच पूछा है। जल्दी बताओ। देखो अगर मेरा डेल्टा एच निकल गया ना तो सर मुझे एक रिलेशन आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। सर मुझे रिलेशन आता है सर, ये रिलेशन आता है सर मुझे, है ना। इस रिएक्शन का मैं डेल्टा एनजी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। आर का वैल्यू मुझे पता है, टेम्परेचर मुझे पता है। अगर मेरा डेल्टा यू निकल जाए तो मेरा डेल्टा एच निकल जाएगा, या फिर ऐसे कह दूं कि अगर डेल्टा एच निकल गया तो मेरा डेल्टा यू निकल जाएगा। बात ही आती है कि डेल्टा एच कैसे निकाले। यस सर, सर इस रिएक्शन में देखो क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है सर। तो अभी आप एक फॉर्मूला लगा के आए हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। आना तो बोल दे वो ना। यस, ये लगा के आए हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल लगा के आए। तो बताओ क्या करें आगे, लगा के आए हो तो क्या करें आगे, बताओ तुम। सर इस फॉर्मूले में डाल दो ना, डेल्टा जी मिल जाएगा आपको। मैंने कहा डाल दे। तो कहता है सर माइनस 2.303 तो है ही, आर का वैल्यू है 8.314, सर टेम्परेचर कितना दिया 300 केल्विन, ये रहा 300, और लॉग केपी, केपी कितना दे रखा है 10 टू द पावर -10। यस, तो सर ये कैसे बन जाएगा, देखो ये सर जो माइनस है ये log m टू दी पावर n है, तो n log m होता है, तो सर ये -10 आगे आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 10, ये आ जाएगा सर डेल्टा जी नोट का वैल्यू। बोलिए, अब ये कैलकुलेशन है यार, वापस से हमारे पास कैलकुलेटर है ही, उसका सहारा हम लोग ले ही सकते हैं, कोई बुराई तो है नहीं उसमें, है ना। तो देखो 2.303, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 8.314, और फिर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें 57.4, 57.4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। चेक करियो भाई, एक बार के लिए चेक कर लो, एक बार के लिए चेक कर लो। ये किस में आएगा सर, ऑब्वियस सी बात है, आर यहां जूल वाला लिखा है, ये जूल में आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 57.4 किलो जूल। अरे बोलो ना, अरे इंटू 10 टू द पावर 3 जूल को मैं जूल भी तो लिख सकता हूं यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। यस पक्का, ठीक है सर, यहां तक ठीक है, मान लिया आपकी बात। सर ये डेल्टा जी निकला है, और एक रिलेशन सर मुझे और आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो ना, अरे सर आपके पास तो रिलेशन ही रिलेशन है। मैंने कहा बेटा काम रिलेशन से ही चलता है, बिना रिलेशन के कुछ नहीं होता, है ना। तो आ जाओ, डेल्टा जी हमारे पास ये रहा 57.4 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी, टी कितना है 300, और सर डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना है सर, ये रहा, ये देखो किलो जूल में, और ये जूल में है ना, डेल्टा एच नॉट किस में है, जूल में है ना, देखो देखना जरा, जूल में है बेटा, ये 5 है ना, तो 5 इसको, ये जूल में है तो इसको भी जूल में ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर 3 कर लेते हैं, है ना। तो देखो कितना हो गया, ये डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 57.4 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये उछल के उधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 5 3 15, 1500 हो जाएगा सर। यस, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू कितना लिख दूं, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितना लिख दो। नहीं, यस यस यस, कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, आ जाओ। अरे सर कैलकुलेशन देख लो ना सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 57.4 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसको ऐसे लिख दो प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते क्या, ऐसे लिख सकते हो। तो सर ये ऐड कर दो ना इसमें, जब आप इसको ऐड करोगे ना तो 57 और एक 58 हो जाएगा,
और 5 और 4 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻3। ये जूल में आ रहा है, ध्यान रखो। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 58.9 किलो जूल। बोलिए, अरे मेरी बात समझ गए क्या दादा? सर डेल्टा एच नोट का वैल्यू मिल गया मुझे। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा था? डेल्टा एच नोट पूछा था, और सर डेल्टा एच नोट ये रहा, देखो। ठीक है यहां तक? ठीक है सर। लेकिन सर अभी एक और चीज बच गई है सर, अभी डेल्टा यू बच गया सर, डेल्टा यू बच गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, डेल्टा यू अगर तुझे निकालना है तो फॉर्मूला तेरे सामने है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बोलिए, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो डेल्टा एनजी का वैल्यू होगा वो कितना होगा? तुम तो ये बता दो बस, डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना होगा? सर डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल कितना है? एक ही है, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड कितना है? 2 और 1 3। सर 3 है सर, है ना। तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। डेल्टा एनजी कितना आ गया? -2, और टी का वैल्यू कितना है? 300। तो डेल्टा एनजी आ गया -2। सर डेल्टा एच नोट का वैल्यू अभी हमने लिखा था 58.9, 58.9 इंटू 10⁻3, ये जूल आ गया। डेल्टा यू नोट का वैल्यू हमें निकालना है, डेल्टा एनजी इज -2, आर का वैल्यू 8.314 इंटू 300। मुझे एक बात बताओ यार, मैंने ऐसे सुना है कि तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। यस, तो क्या ये जो कैलकुलेशन है, ये जो क्वेश्चन है, क्या मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूं क्या? जल्दी से बताओ, क्या ये जो कैलकुलेशन है और ये जो क्वेश्चन है, क्या मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूं क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार, बोल दो ना यार, कर दो तुम्हारे हवाले, कर लोगे ना अब तो इस क्वेश्चन को? चलिए जनाब, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा था, है ना, क्योंकि पहले ये वाली कैलकुलेशन भी करनी थी। अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी घुसा दिया, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट भी घुसा दिया। देखो ये तो थर्मोडायनेमिक्स है पूरी की पूरी, इक्विलिब्रियम है, क्या दिक्कत है इसमें? फिर उसके बाद वापस थर्मोडायनेमिक्स। तो ये मैं कह रहा था, थर्मोडायनेमिक्स के साथ इक्विलिब्रियम मैच करके क्वेश्चन पूछ लेता है और वो बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? समझ में आ गए दोनों क्वेश्चंस, है ना? आगे चलें फिर, चलिए सर आगे चलिए, फिर थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन करते हैं। एक और बहुत बढ़िया जबरदस्त जोरदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है? 60 ml of H2 and 42 ml of I2 are heated in a closed vessel। लिख लो भाई, लिख लो, क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे लिख लो। H2 और I2 को आपने एक क्लोज वेसल में रख के क्या कर दिया? हीट कर दिया। सर हीट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा? 2HI बन जाएगा सर। At equilibrium, the vessel contains 28 ml HI. Calculate the degree of dissociation of HI. All measurements are made at same temperature and pressure। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया इसने। यहां पर एक चीज आपको पता होनी जरूरी है ना, और अगर वो चीज नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी, है ना। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो गैसेस होती हैं उनके लिए जो उनका वॉल्यूम होता है वो उनके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पता ही आपको, मतलब गैसेस के लिए जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही उनके मोल का रेशियो होता है। पढ़ा आप लोगों ने? गैसेस के लिए जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही उनके मोल का रेशियो होता है। तो मुझे एक बात बताइए, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका वॉल्यूम कितना है? H2 is 60 और ये कितना है? 42। तो इनिशियली ये कितना रहा होगा? 0 रहा होगा, है ना। मैंने मोल्स की जगह वॉल्यूम लिखा है, क्यों? क्योंकि मोल्स और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सर, है ना, रेशियो सेम ही रहता है सर। जैसे इक्विलिब्रियम आया 10 - x 42 - x और ये कितना हो गया? 2x हो गया। बोलिए 1 से 2 बन रहा है तो x से 2x बनेगा। किसी को कोई आपत्ति हो, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो अभी बता सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस ठीक है सर, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसने एक और बहुत ही प्यारी चीज लिख दी है, कहता है एट इक्विलिब्रियम द वेसल कंटेन्स 28 ml ऑफ HI। अरे भैया इक्विलिब्रियम पे HI कितना है? एट इक्विलिब्रियम HI जो है वो है सर कितना, कितना दिया है? 28। इसका मतलब, तो मुझे एक बात बताइए, x का वैल्यू कितना मिल गया? 14 मिल गया। कोई बोल ही नहीं रहा यार, अरे बोल दो यार दादा, समझ में आ गया क्या तुम्हें? यस, बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर, क्या दिक्कत है? तो सर अगर मैं यहां पर x की वैल्यू लिख दूं तो 60 - x 60 - 40 46 आ गया, और ये देखो 28 आ गया। यस, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं यहां से केसी का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या? बताओ देखिए, क्या मैं यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या?
बोलो बोलो। नहीं सर कैसे करें? अरे भाई साहब इतना क्या दिक्कत है यार, एच आई की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, बोलो यही तो होता था, ये नहीं होता था? तो सर हमारे पास एच आई की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2x, 2x बोले तो 28, तो ये हो गया सर 28 इंटू 28। सर H2 कितना है हमारे पास? सर H2 हमारे पास 46। सर हमारे पास I2 कितना? I2 हमारे पास 28, तो सर 28 से 28 उड़ गया और सर केसी का वैल्यू मिल गया 28/46। लेकिन आप में से कोई सोच रहा होगा सर आपने एक केसी क्यों निकाला है? सर आपने एक केसी क्यों निकाला है? मैंने कहा मुन्ना जरूरत पड़ सकती है, केसी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे से पूछता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एचआई, एचआई का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए। देख रहे हो क्वेश्चन में लिखा है कि H2 और I2 मिलके HI बना रहे हैं, और मेरे से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका पूछा है? इसकी जो उल्टी रिएक्शन है, इसका जो रिवर्स रिएक्शन है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। मतलब मेरे से क्या पूछा है? डिसोसिएशन ऑफ HI, मतलब 2HI गिव्स H2 प्लस I2। इस रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। इस रिएक्शन के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ, क्या केसी का वैल्यू कभी चेंज होता है क्या? अगर आपने कोई रिएक्शन है उसको उल्टा लिख दिया तो केसी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा जी, मैं केसी डैश मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? केसी डैश मान लेता हूं, केसी डैश मान लेता हूं। यस मान लो अगर तुम कहो तो। ठीक है सर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और ये जो केसी डैश रहा होगा, देखो ये वाली जो रिएक्शन है इसकी जस्ट ऑपोजिट है। जब आप किसी भी रिएक्शन को उल्टा लिखते हो तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनवर्स हो जाता है, 1/केसी हो जाएगा ना। मतलब यहां पर जो केसी डैश है ना, केसी डैश का जो वैल्यू है 1/केसी है, और 1/केसी का मतलब हो गया 46/28 है। बोलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस। अब एक चीज देखो, जब इसका डिसोसिएशन हो रहा था, मान लेते हैं t = 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, है ना, ये कितना रहा होगा 0 0। और जब इक्विलिब्रियम आया बेटा तो मैं ऐसे लिख दूं क्या? C - C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो लिख सकता हूं? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से जो केसी डैश आएगा वो कितना होगा? सर वो आएगा देखो H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HI की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। बोलो यही आएगा? अरे कोई बोल ही नहीं रहा, यही आएगा ना। तो यहां से देखिए केसी डैश इज इक्वल टू, है ना, केसी डैश तो हमारे पास है ही, वैल्यू कितनी है उसकी? सर उसका वैल्यू है 46/28, 46/28 इज इक्वल टू H2 की कॉन्सेंट्रेशन। H2 व्हाट इज H2? वेर इज H2? वेर इज H2? H2 का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी बताओ, वेर इज H2? अरे सर H2 का कॉन्सेंट्रेशन देखिए ना, C अल्फा है सर, ये रहा C अल्फा। यस सर ये भी है C अल्फा। सर ये नीचे आएगा C इंटू 1 - अल्फा। सर C से C उड़ गया। केसी डैश इज इक्वल टू, है ना, 46/28 इज इक्वल टू, सर ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। हम लोग सर एक काम करते थे, हम ये कहते थे कि जो वीक होता है उसके लिए अल्फा का वैल्यू जो बहुत ही कम होता है, और अल्फा का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब 1 - अल्फा जो होगा वो लगभग 1 के इक्वल होगा। तो ये सर 46/28 इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा सर। आपने चाय की चुस्की लेते लेते गड़बड़ कर दी सर। मैंने कहा क्या? कहता पागल वागल हो गए हो आप। मैंने कहा भाई कैसे बात कर रहा है? कह रहा है सर देखो यहां 2 है, 2 से 1 बन रहा है, तो C अल्फा से C अल्फा बाई 2 बनेगा, आधा बनेगा ना भाई मुन्ना। भूल रहा है तू है? भूल गया भाई? ओहो बाई 2 और ये आएगा स्क्वायर। तो देखो बाई टू होके 4 हो जाएगा ना नीचे। बोलो जिसको वापस करना पड़ेगा, है ना, पूरे को मिटाई देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं ना। सर ये क्या होगा? C अल्फा बाई 2 इंटू C अल्फा बाई 2, है ना, तभी मैं देखू कुछ तो गड़बड़ चल रही है। C इंटू 1 - अल्फा इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 46/28
इज इक्वल टू, देखो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर उड़ जाएगा, ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा। और सर अल्फा का जो वैल्यू होता है हम लोग ये बोलते हैं बहुत छोटा होता है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होगी। 46/28 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4, और यहां से सॉल्व करके आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन में पूछा, बताओ। एक काम इसमें ये भी हो सकता था सर, इसमें एक लफड़ा ये भी हो सकता है, आप सोच रहे होंगे सर बड़े मजे से चाय की चुस्की ले रहे हो, चाय नहीं बेटा कॉफी है इसमें, है ना। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मैंने कहा और भी वीडियो कोई रिकॉर्ड करना था, क्लास थी, साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, जब थकान सी होगी मैंने कहा यार कुछ ले आ बाहर से, है ना, थोड़ा माहौल सेट हो जाएगा। और देखो इसके इसके चक्कर में ही ऊपर नीचे हो रही है चीजें। देखो यहां पर आपने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, चलो एक बार के लिए, है ना। लेकिन जब भी आप अप्रोक्सीमेशन लेते हो ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे, क्रॉस चेक जरूर किया करो, क्रॉस चेक जरूर किया करो। या 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर नहीं आएगा क्या मैं? हम लोग जब भी अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं ना, वो तब यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। मेरी बात समझ रहे हो? हम कब यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन? जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। अब यहां पर मुझे लगता है आप बिना अप्रोक्सीमेशन लिए करोगे ना तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने कहा कैसे? देखो एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 46/28 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हो क्या? और मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 46/28 का अंडर रूट। बताओ ऐसे लिख सकता हूं क्या? अब ये रूट निकालना तो तुम्हें आता है और एडवांस का क्वेश्चन है, रूट तुमसे पूछ सकता है। यहां से जो आप अल्फा का वैल्यू निकालोगे ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी अल्फा की, उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बताओ, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, 0.719 आएगी। और अगर मुझे परसेंटेज पूछा है, यस परसेंटेज अल्फा अगर मेरे से पूछा है तो 71.9% होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? क्वेश्चन समझ में आएगा क्या किया हमने? आओ देखो एक बार वापस देखते हैं क्वेश्चन को शुरू से। सर क्वेश्चन में शुरू में बोल रखा था इसका 60 ml, इसका 42 ml, यहां और हमसे कहा गया इक्विलिब्रियम पे HI जो है वो 28 ml है। तो हमें यहां से x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया तो हमने केसी निकाल लिया। ठीक है सर, लेकिन हमारा मोटिव केसी निकालना नहीं था, हमें तो इसका जो ऑपोजिट रिएक्शन है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था। तो हमने कहा भाई इसका ऑपोजिट रिएक्शन का निकालना है, उसकी ऑपोजिट रिएक्शन मतलब उसका जो केसी आएगा, नया वाला जो केसी आएगा वो पहले वाले केसी का 1/केसी हो जाएगा, है ना। केसी डैश इज इक्वल टू 1/केसी। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया, और केसी निकलते ही फिर हमने केसी डैश का एक्सप्रेशन लिखा, और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। बोलिए भाई, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो समझ में जरूर आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था, है ना, एडवांस लाइक क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, देखिए जनाब क्या कहता है। अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया हमारे सामने, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा एक बार तू क्वेश्चन से मत डर, है ना, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ तो सही। क्वेश्चन से डर क्यों रहा है तू? क्वेश्चन से मत डर बेटा। यस, देखा, करो जरा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। आपके सामने आएगा तो सबसे पहले स्क्रीन को पॉज कर लेना और पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। इसी वजह से मैं एक बार के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे सके। कहता है कि एट 700 केल्विन CO2 एंड H2 रिएक्ट टू फॉर्म CO एंड H2। अच्छा, अब यहां पर देखो समझने वाली बात है, 700 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, तो ये जो वाटर रहा होगा, बताइए इसका फिजिकल स्टेट क्या रहा होगा? पहली चीज तो यहीं पर दिक्कत कर देते हैं बच्चे, है ना, वो वाटर की फिजिकल स्टेट सोच लेते हैं H2 लिक्विड होगा। अबे लिक्विड होता है लेकिन लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होता है। यहां टेम्परेचर कितना है? 700 केल्विन। जल भुन जाएगा,
ये कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। तो मतलब कहने का ये रिएक्शन लिख देते हैं अगर आप लोग चाहो तो। CO2 जो है उसके रिएक्शन हुआ H2 के साथ और सारे के सारे गैसेस हैं, है ना। तो बताइए क्या बनेगा? इसी ने लिख दिया साहब, CO बनेगा और H2 बनेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल है सर, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड फॉर दिस पर्पज Kc इज इक्वल टू, यस Kc इज इक्वल टू 0.11 भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। बहुत बढ़िया सर। If a mixture of 0.45 mole of CO2 and 0.45 mole of H2 is heated, इसका मतलब ये हो गया कि T is equal to 0 पर इसके कितने मोल है? 0.45 और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। थोड़े टाइम बाद क्या होगा सर? इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है कि 0.45 मोल ऑफ CO2 and 0.45 मोल ऑफ H2 is heated at 700 Kelvin. Find out the amount of each gas at equilibrium. When equilibrium has been reached, another 0.34 मोल ऑफ CO2 एंड 0.34 मोल ऑफ HI कंपोजिशन। अब ठीक है, पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम। ईच गैस है ना, उसका इक्विलिब्रियम पे अमाउंट कितना होगा? जल्दी से बताइए सर। देखो, अगर ये T इज इक्वल टू 0 पर ये ऐसा है तो जैसे इक्विलिब्रियम आया होगा इसमें से कुछ मोल डिसोसिएट होंगे। यस, यहां से भी कुछ मोल डिसोसिएट हुए। ये क्या बन गया? X बन गया। और ये क्या बन गया? X बन गया। बोलो, अब इस रिएक्शन का क्या मैं Kc का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं क्या? बोलिए सर। लिख देते हैं अभी। हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लो जी सर, ये इसका Kc का एक्सप्रेशन आ गया। यस सर, हमारे पास CO कितना है? X, H2O कितना है? X डिवाइड बाय ये हो जाएगा साहब 0.45 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है? Kc कितना दे रखा है? 0.11। 0.11 बताओ। तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर x अपॉन 0.45 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 0.11। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है ना। इतनी गणित करनी पड़ेगी भाई, इतना गणित तो करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। यस तो सर x यहां से जो आएगा ना, मैंने तो लिख रखा है 0.112 आएगा। कितना आएगा? 0.112 आएगा। ठीक है सर, ये हमें x का वैल्यू मिल गया। और जैसे ही हमें x का वैल्यू मिला सर, मजा सा आ गया। सर मजा सा आ गया। यस, मजा से ही आ गया सर। x का वैल्यू मिलते ही मुझे सबके मोल्स मिल जाएंगे ना इक्विलिब्रियम पे। CO2, H2, CO और H2 सबके मोल्स मिल जाएंगे। क्या मैं लिख सकता हूं ये? आओ सर, इसके कितने मोल हो जाएंगे देखना जरा। 0.45 माइनस एक्स तो ये कितने हो गए? पॉइंट 338। यस, ये आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ, यार ये नहीं आएगा एग्जैक्ट, नहीं आता तो इसके आसपास आ रहा होगा कुछ, है ना। लेकिन ऐसा सा कुछ आएगा। लेकिन सर ये तो किसका वैल्यू निकला है? Kc से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। हमसे कुछ पूछ क्या रहा है? हमसे पूछता है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट अ न्यू इक्विलिब्रियम। नहीं, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले कहता है व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड अनदर 0.34 मोल ऑफ CO2 एंड 0.34 मोल ऑफ H2 आर एडेड, है ना। मतलब क्या हुआ? अब रिएक्शन तो आज भी वही है ना। रिएक्शन आज भी वही है। CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2, है ना। रिएक्शन आज भी वही है। T इज इक्वल टू 0 पर वो था, ऐसा कुछ था। और जब इक्विलिब्रियम आया तो सर इसमें कितने मोल रह गए? इसमें मोल रह गए सब 0.45 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू 0.112 था तो 0.338 मोल रह गए। 0.338। और मुझे बताइए दूसरा वाला, वो भी 0.338। 0.338। यस, और ये रहा होगा 0 है ना। T इज इक्वल टू 0। नहीं 0.338 नहीं भाई, ये रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन है। रिएक्शन तो सही लिखे ना, CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2, ठीक है CO प्लस H2, ठीक है सर। रिएक्शन सही लिखिए। और हमें x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू मिल गया मतलब हमें इन सब के इनिशियल मोल्स मिल गए 0.338, ठीक है। लेकिन सर क्वेश्चन में ये कहता है कि दोनों आपने ऐड कर दिए, कितने दोनों में? 0.34।
0.338 में t इज इक्वल टू 0 पर 0.338 में 0.34 मोल और ऐड कर दिए, 0.338 में 0.34 मोल और ऐड कर दिए, और ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर रहा होगा, 0 रहा होगा। तो फटाफट से ये 0.334 में 0.34, लेकिन कुछ मैं वो नहीं लिख रहा हूं क्या, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको जरा, एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग इसमें। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? कहता है व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड अनदर 0.34 मोल ऑफ CO2 एंड 0.34 मोल ऑफ H2 आर एडेड। 0.34 मोल हमने ऐड किए, यस, किसमें ऐड किए? क्वेश्चन ये बनता है कि ऐड किए किसमें? यस सर, आप यहां 0.338 में मोल ऐड कर रहे हो सर, मुझे लगता है कि ये चीज सही नहीं है सर, है ना, ये चीज सही नहीं है सर। मैंने कहा कैसे? भाई एक बात बता, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से मुझे पता लग रहा है कि इनिशियल जो मोल्स रहे होंगे CO2 प्लस H2 के, उसके अंदर 0.34 मोल ऐड किए जा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसी फील आ रही है क्या? क्या आपको भी ऐसी फील आ रही है क्या? और जब आप उसमें कितना ऐड किया, 0.34 मोल, और आप मोल ऐड करोगे तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मेरी बात सही कह रहा हूं क्या मैं? तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल जो मोल थे 0.45, उसमें 0.34 मोल ऐड हुए, 0.45 उसमें 0.34 मोल ऐड हुए, और ये 0 है सर, ये 0 है। यस, यस, ये कितना हो गया? तो देखो ये हो जाएगा 0.79, ये भी कितना है 0.79, और ये कितना है 0 जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आया होगा नया, तो 0.79 माइनस एक्स, 0.79 माइनस एक्स और एक्स रहा होगा। बोलो ये आएगा। और अब तो वापस वही है, केसी का फॉर्मूला निकाल लेना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, काम खत्म हो जाएगा। यस, केसी का एक्सप्रेशन लिख लो। क्या होगा एक्सप्रेशन? x इंटू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू केसी। केसी कितना रहेगा सर? केसी दे रखा है 0.112। यहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है सर। भाई बहुत गंदा क्वेश्चन है ना, बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है गलत ले लिया इसको, कैलकुलेशन बहुत ही गंदी है। 0.197 आएगा साहब एक्स का वैल्यू, बहुत ही गंदा सा वैल्यू कैलकुलेशन है। अच्छा, अगर x का वैल्यू मिल गया फिर तो ठीक है, सारा सब कुछ कहानी मिल गया, CO के मोल मिल गया, H2O के मिल गया, CO2 मिल गया, H2 मिल गया, खत्म कहानी। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट न्यू इक्विलिब्रियम। ये नया वाला इक्विलिब्रियम है, और नए वाले इक्विलिब्रियम में CO के मोल्स कितने होंगे? 0.197, H2O भी इतना ही होगा, CO2 0.79 माइनस एक्स होगा, और H2 भी 0.79 माइनस एक्स होगा। बोलिए नए इक्विलिब्रियम पे इनकी कॉन्सेंट्रेशंस ये रही होंगी। क्या किया वापस समझो, वापस देख लो। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि भाई इनिशियली आपने इन दोनों के इतने मोल ले रखे हैं, तो और आपने और इस रिएक्शन का केसी दे रखा है। जब इस रिएक्शन का केसी गिवन था हमें 0.11 ही होगा, यहाँ 0.112 नहीं 0.11 है ना, केसी का वैल्यू 0.11 ही है। हाँ, तो अगर क्वेश्चन में केसी का वैल्यू आपको गिवन है, तो आपने केसी की वैल्यू से यहां एक्स का वैल्यू निकाल लिया है ना, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, तो ये जो एक्स है 0.112 केसी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था। यस, तो हमसे ये पूछा था फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम। एक्स का वैल्यू निकलते ही सारा अमाउंट निकल गया, CO का अमाउंट निकल गया, H2 का अमाउंट निकल गया, CO2 मिल गया, H2 मिल गया, है ना भाई। CO कितना रहा होगा? 0.112, H2 भी कितना है 0.112, और CO2 और H2 कितना रह गए? 0.338। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें कुछ और CO2 और H2 ऐड कर दिया ऊपर से।
है ना। तो इनिशियली हमारे पास 0.45 था, उसके अंदर आपने 0.34 मोल और ऐड कर दिया, इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जब आप इस इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो यहां 0.79 रहा होगा, ये 0 रहा होगा। अब जब ये रिएक्शन नए इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी तो -x लिखोगे, केसी का वैल्यू सेम रहेगा, आज भी केसी की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लिया, और जैसे एक्स का वैल्यू निकला हमें नए इक्विलिब्रियम पे पता लग गया CO कितना है, H2 कितना है, H2 कितना है और CO2 कितना है। बोलिए, अब तो यार मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यस, अब तो समझ लिया होगा शायद। डन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन गंदी है इस क्वेश्चन में, है ना, और क्वेश्चन के पार्ट भी दो पार्ट थे तो इस वजह से हुआ लफड़ा ये। चलो फिर आगे चलते हैं भाई, लो आगे चलते हैं, है ना, काफी टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए जनाब क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है मिक्सचर ऑफ SO3, SO2 एंड O2 गैसेस इज मेंटेन्ड एट इक्विलिब्रियम इन 10 लीटर फ्लास्क एट अ टेम्परेचर एट विच Kc फॉर द रिएक्शन इज 100। देख लो पूरा एकदम भरा भरकम रिएक्शन लिखा है ना। तो कह रहा है हमारे पास रिएक्शन कौन सी है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। सर ये जो रिएक्शन है इसका जो केसी है वो कितना है सर, 100 है सर। बहुत बढ़िया सर, इस रिएक्शन के केसी का अनुमान लगाइए ना आप कितना होगा। चलो तो एक बार के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर केसी के अनुमान लगाएंगे। एट इक्विलिब्रियम इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3 and SO2 in flask are same, how many moles of O2 are present? If number of moles of SO3 in the flask is twice the number of moles of SO2, how many flows? समझ गया मतलब, है ना। एक कंडीशन देखे और हमसे पूछ रहा बताओ ये कितना होगा उस केस में, ये कितना होगा उस केस में, ये कितना होगा इस केस में, है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कैसे करें सर, हमारे पास केसी, एक काम करो ना सर, आप केसी का एक्सप्रेशन लिख ही लो ना सीधा सीधा सा, है ना। केसी का एक्सप्रेशन लिख लो सर, वो क्या आएगा, वो आएगा सर SO3 की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 2 डिवाइड बाय SO2 की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन। अरे सर लेकिन हमें तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन पता ही नहीं है। मैंने कहा ना पता हो भले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि, और ये केसी कितना दे रखा है 100। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि SO3 के मोल्स और SO2 के मोल्स बराबर है, SO3 के मोल्स और SO2 के मोल्स बराबर, ये कहा गया। यस, अगर इन दोनों के मोल बराबर हैं तो आप केसी की एक्सप्रेशन में लिखो दो SO3 तो पहले से SO2 लिख दो, SO2 की पावर 2, और नीचे क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 और O2 इज इक्वल टू 100। यस, तो यहां से जो O2 का वैल्यू मिल गया, O2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 1/100 10 टू द पावर -2। चेक कर लो जरा, चेक कर लो भाई। यस, ये क्या मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 10 टू द पावर -2। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछी सर, मोल्स पूछे O2 के। अरे तो सर क्या दिक्कत है, कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम के बराबर है ना। इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना है 10 टू द पावर -2। सर इसके मोल कितने हैं, सर इसके मोल कितने हैं, सर इसके मोल कितने हैं, जल्दी बताओ सर। मोल हमसे क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन सर वॉल्यूम कितना है, लिखता है मेंटेन एट इक्विलिब्रियम इन 10 लीटर फ्लास्क। सर वॉल्यूम है 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2, और यहां से n का फॉर्मूला, n का वैल्यू मिल गया 10 टू द पावर -1। खत्म कहानी। कितने मोल हैं, n इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है सर, ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट ये कहता है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इन फ्लास्क इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। कहने का मतलब वापस से केसी का एक्सप्रेशन लिखिए सर। केसी का एक्सप्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 की पावर 2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 की पावर 2 इनटू O2। और क्वेश्चन में क्या कहता है मुन्ना, क्वेश्चन में कहता है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इन फ्लास्क का ट्वाइस, SO3 के जो मोल्स हैं सर वो ट्वाइस हैं किसके, SO2 के या O2 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। ठीक है, ठीक है। अब ये ऐसा है सर, तो आप एक काम करो, SO3 जो है ना जहां लिखा है उसकी जगह 2SO2 लिख दो, वहां लिख दो 2SO2, इसकी पावर हो जाएगी 2। SO2 को SO2 रहने दो, O2 हो जाएगा।
यस, तो ये हो जाएगा सर, देखो Kc इज इक्वल टू 4, ये SO2 से SO2 उड़ जाएगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू Kc कितना दे रखा है क्वेश्चन में? Kc चेंज थोड़ी ना होगा सर, Kc तो सेम ही रहेगा, कुछ भी आप ऊपर नीचे कर रहे हो रिएक्शन के साथ, Kc की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो Kc आज भी कितना दिया क्वेश्चन में, Kc इज 100, तो ये रहा 100। तो यहां से जो O2 की कॉन्सेंट्रेशन मिली वो कितनी है, 4/100, 1/25, 0.04 मोल। यस, ये है सर O2 के मोल्स, सॉरी O2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सर हमसे तो क्वेश्चन में O2 के मोल्स पूछे। अबे तो भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन O2 अपॉन वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन कितने रखी है, 0.04, मोल्स ऑफ मोल्स कितने हैं, यस मोल्स हमसे पूछे क्वेश्चन में, और वॉल्यूम है 10, तो यहां से मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा 0.4, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो बेटा, हालांकि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 एक रिएक्शन था, Kc उसका 100 था, हमने Kc का फॉर्मूला लिखा, और जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसको डायरेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि दोनों के मोल बराबर है, मोल बराबर तो उड़ जाएंगे, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 100 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यहां से O2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, और कॉन्सेंट्रेशन मिलने के बाद मोल्स मिल गए, ये O2 के लिए था। और वैसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे दी कि SO3 और SO2 का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास सॉरी मास बराबर नहीं, मास ट्वाइस है ना, ट्वाइस तो बराबर तो पहले था, मोल्स ऑफ SO3 इन फ्लास्क इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, है ना। यस, तो अब आपने Kc का एक्सप्रेशन लिखा, इसमें जो कॉमन टर्म थी SO2 उसको निग्लेक्ट कर दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस, चले जी, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, देखो जी एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं ना, एक जोरदार क्वेश्चन है, वो आप लोगों के सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन को समझिए जरा। क्वेश्चन लिखा है कि 0.96 ग्राम ऑफ HI वर हीटेड टू अटेन इक्विलिब्रियम, है ना, ये इक्विलिब्रियम भी आपके सामने दे रखा है। यस, रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, HI गिव्स H2 प्लस I2, और इसका मास दे रखा है 0.96 ग्राम ऑफ HI। द रिएक्शन मिक्सचर ऑन टाइट्रेशन रिक्वायर्स 15.7 ml ऑफ N/10 हाइपो सॉल्यूशन। अब सारी दुनिया जानती है हाइपो सॉल्यूशन मतलब ये किसके लिए रिक्वायर्ड होगा, I2, है ना, I2 से हाइपो का रिलेशन होता है ना, टाइट्रेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI, HI के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिक्वायरमेंट है भैया, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, HI की इनिशियल मोल्स कितने हैं। सर देखो HI की इनिशियल मोल हम लोग निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ HI क्या होता है सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन मास है 0.96, और सर इसका मोलर मास कितना आएगा, चेक करो जरा, मोलर मास कितना आएगा भाई, जल्दी फटाफट चेक करो, मोलर मास कितना आएगा। सर आयोडीन होता है 127, और हाइड्रोजन हो गया 128, है ना, 0.96 अपॉन 128। सर कैलकुलेटर निकाल लो आप बाहर, सर कैलकुलेटर निकाल लो सर, आज नहीं काम चल रहा। 0.96, अब 0.96 था भाई, 0.96। सर इसको आप लोग डिवाइड कर दो 128 से, तो सर ये आ गया, सर इसको ऐसे लिख दें 7.5 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख दें, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो सर आप एक काम करो, ऐसे लिख दो कि T इज इक्वल टू 0 पर इसके कितने मोल थे। सर ये थे 7.5 इंटू 10⁻³ इनिशियल मोल्स थे, ये 0 रहा होगा। और जैसे ही सर इक्विलिब्रियम आया, तो इसमें से x मोल डिसोसिएट हो गए। यस, कितने डिसोसिएट हो गए, x मोल डिसोसिएट हो गए। और सर ये कितना बनेगा x/2, और ये कितना बनेगा x/2। ठीक है सर, यहां तक हमें कहानी एकदम क्लियर है, बढ़िया है, समझ में आ चुकी है सर। अब एक चीज देखो, आगे कहता है कि अब ये जो टाइट्रेशन हो रही है किसके साथ हो रही है, I2 के साथ, हाइपो की टाइट्रेशन इसके साथ। तो जब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आएगा, तो मुझे एक बात बताइए, या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइट्रेशन हो रही है, इक्विवेलेंस पॉइंट की बात होगी। हम ये लिखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। तो यहां से इक्विवेलेंस ऑफ I2 तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो का फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्या, मुझे हाइपो की नॉर्मेलिटी पता है, और मेरे पास इसका वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम है, तो मैं ये वॉल्यूम इंटू लीटर लिख दूंगा, ये आ जाएंगे इक्विवेलेंस ऑफ I2। बोलो ठीक कह रहा हूं मैं।
तो सर यहां से कितना मिल गया, इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 1/10 एंड 15.7 और ये वॉल्यूम ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। दीज आर द इक्विवेलेंस ऑफ I2। अब एक बात बताओ, इक्विवेलेंस ऑफ I2 के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लगा सकता हूं क्या, मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 15.7 इंटू 10⁻⁻⁴, बोलो ना। और मुझे बताइए इस रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर कितना है, सर यहां देखो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर है सर -1, 0 से -1 1 का चेंज, एक आयोडीन के लिए 1 का चेंज, आयोडीन के 2 एटम है, 2 एटम के लिए 2 का चेंज, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो भाई, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। एन फैक्टर, अब तुम लोग एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो भाई, है ना, जेई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो एन फैक्टर की कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, है ना, वो आप लोगों को पहले से पता होना जरूरी है और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वो चीज पहले से पता है, ठीक है ना। तो सर इसके मोल्स कितने हैं, x/2, ये देखो ना x/2 मोल्स ही तो है I2 के, और सर इसका एन फैक्टर आ गया 2 इज इक्वल टू 15.7, इसको ऐसे लिख दो सर 1.57 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे हो जाएगा। तो सर देखो 2 से 2 उड़ गया, x का वैल्यू मिल गया सर 1.5 इंटू 10⁻⁻3। वाह सर वाह, मजे दिला दिए सर आपने तो, सर आपने तो मजे दिला दिए सर। मैंने कहा भाई कैसे यस 57 लिख दो चलो। बोले सर ये जो x है वो क्या है, x है कि HI के कितने मोल डिसोसिएट हो गए, वही तो है x। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट काम में आया, वही तो है x। अब तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स। बोलो, अरे ऐसा फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है क्या, डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स, ऐसा लग रहा है आपका देखा देखा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं सर, x मोल डिसोसिएट हुए हैं 1.57 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय टोटल इनिशियल मोल्स कितने थे 7.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लेना, वही तुम्हारा आंसर होगा। परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म हो जाएगा। बोलिए, ज्यादा बोलना पड़ेगा भाई। यस यस यस, क्या ये बात आपको क्लियर होगी क्या, क्वेश्चन समझ में आया ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, एडवांस लाइक क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है ना, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। HI के मास दे रखा था, हमने HI के इनिशियल मोल निकाल लिए, हमने रिएक्शन लिख दी स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब कह रहा हाइपो के साथ टाइट्रेशन हो रही है तो किसकी होगी, I2 की होगी। सर हाइपो इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो के लिए इक्विवेलेंस का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम और इसके लिए मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये आ गया। एन फैक्टर इस रिएक्शन में I2 का 2 था तो यहां से x का वैल्यू मिल गया, x है वो मोल्स I2 के जो डिसोसिएट हुए थे, HI के वो मोल्स जो डिसोसिएट हुए थे, है ना। और जैसे ही वो मोल डिसोसिएट आपको पता लग गया, टोटल इनिशियल मोल्स पता लग गए, हमने कहा सर अल्फा का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल इनिशियल मोल्स, फॉर्मूला लगाया, उत्तर पाया, काम खत्म। यस बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, समझ में आ गया सर। आगे चल जाइए सर, है ना सर, आप आगे चल लो सर, बहुत हो गया सर, अब आप आगे चलो सर, अगला क्वेश्चन करवा दो बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जनाब अच्छे से। कहता है कि 100 ml ऑफ HCl गैस, बहुत बढ़िया, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 740 mm प्रेशर वर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन गिवन दैट वीपी बोले तो, अरे विद्यापीठ नहीं है बेटा, ये वीपी विद्यापीठ नहीं है, दिस इज वेपर प्रेशर, है ना, दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.7 mmHg। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तो सर ये क्या दे रखा है 740 mm प्रेशर, अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को, खुद सोचो, HCl गैस है ना, HCl गैस है, इसका टोटल प्रेशर दे रखा है कितना 740 mm। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में एक और चीज कही है, साथ में कौन कौन प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ पानी भी प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है। अब वाटर जो है, वाटर की कुछ वेपर्स भी होंगी फिर तो, ओ, और वाटर की वेपर से इसका मतलब वाटर का कुछ प्रेशर भी होगा, और मुन्ना वही वेपर प्रेशर दे रखा है ये 23.7। तो सर इसका मतलब ये हो गया, मोटा मोटा मुझे एक बात समझ में आता है, इसका मतलब ये हो गया कि सर सीधी सी बात ये है
कि ये जो प्रेशर दे रखा है ना, ये टोटल प्रेशर है, इसमें HCl का प्रेशर भी है और साथ साथ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी है। ओ भाई साहब, बात तो सही कह रहे हो सर। अरे भाई HCl की वेपर भी है और वाटर की वेपर्स भी हैं। HCl और वाटर दोनों है ना, तो ये जो प्रेशर दे रखा होगा ये HCl और वाटर दोनों का दे रखा है। कॉमन सेंस की बात है ये तो। और इसने अलग से वाटर का वेपर प्रेशर अलग दे दिया, तो इसका मतलब ध्यान रखो, ये जो 740 है, 740 इज किसके इक्वल होगा? ये होगा सर प्रेशर ऑफ HCl प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। यस बोली। तो सर यहां से प्रेशर ऑफ HCl निकाल लो, कितना होगा? 740 में से ये कितना है? पानी का कितना दे रखा है? 23.7। 23.7 कैलकुलेट करिए जरा, फटाफट कैलकुलेट कर डालो। सर अगर 40 में से 23 गया तो कितना बचेगा? 17। अब 24 गया तो कितना बचेगा? 16। तो 16.3, 716.3 देख लो एक बार, क्या इतना ही आ रहा है क्या? इतना mmHg चेक करना जरा। नहीं कैलकुलेटर भी तुम्हारे सामने है, तुम कर लो भले भाई, तुम्हारा भरोसा थोड़ी कोई। यस सर, ये तो mmHg में आया सर। यस सर, इसको ATM में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है सर 760 mmHg इज इक्वल टू 1 ATM होता है मुन्ना। यस, तो 716.3 mmHg ये हो जाएगा साहब 1/760 इंटू 716.3 mmHg। अरे इतना ATM, सॉरी सर, ये इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? मैंने कहा इस क्वेश्चन में तेरे से क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में तेरे से pH पूछी है मुन्ना। अगर pH पूछी है इसका मतलब मुझे H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी जरूरी है। और बेटा जी H+ कहां से आएगा? अगर मुझे HCl के मोल्स पता लग जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मोल्स पता लगेंगे वहां से H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाएगी। कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? बोलो, सही कह रहा हूं ना? क्वेश्चन समझ में आया ना क्या कर रहे हैं? यहां पर हमने प्रेशर निकाला क्योंकि मुझे पता है कि वॉल्यूम जो दे रखा है HCl का, वॉल्यूम ऑफ HCl इज 100 ml है ना, मतलब 100 इंटू 10⁻³ लीटर, मतलब 0.1 लीटर इज योर वॉल्यूम ऑफ HCl। सर जो मुझे टेम्परेचर दे रखा है ना, वो दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 298 केल्विन। यस सर, मैं एक फॉर्मूला जानता हूं सर, मेरे पास PV = nRT का रामबाण है सर। सर यहां से मैं मोल्स ऑफ HCl निकाल सकता हूं, कैसे? P इंटू वी डिवाइड बाय R इंटू टी। प्रेशर कितना है जल्दी बोलो सर? ये आ रहा 716.3 डिवाइड बाय 760 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम है सर 0.1 लीटर, R सारी दुनिया जानती है 0.0821, और सर प्रेशर टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 298 केल्विन। देख रहे हो कितनी आसान कैलकुलेशन है ना? बहुत आसान कैलकुलेशन है सर, बहुत। सर ये तो सुबह शाम नाश्ते में खा लेते हैं वैसे कैलकुलेशन। क्यों भाई? बेटा जी माना कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है, बट क्या करें, जो है सो है। यस एग्जाम, ये क्वेश्चन समझो बस, आप भावनाओं को समझो, ठीक है? इसको सॉल्व करने पे 3.85 इंटू 10⁻³ मिलेगा। 3.85 इंटू 10⁻³ मोल्स मिलेंगे, है ना? ये अब लिख के लाना पड़ता है भाई, है ना? तुम लोग सोचोगे सर के पास कहां से आया भाई, ये लिख के लाना पड़ता है, नहीं तो सारा इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे ना यहाँ पर, इतने में तो क्वेश्चन कब करवा पाएंगे? कैलकुलेशन में सारा टाइम चला जाएगा, है ना? तो इतने मोल्स आएंगे HCl के। सर मोल्स HCl के आगे बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मोल्स नहीं पूछे हमसे, हमसे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन निकालो ना HCl की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो सर ये तो मोल्स है, और HCl का टोटल वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? देखो सर 1 लीटर दे रखा है, इसका मतलब जो मोल्स है वही वॉल्यूम, वही आपका कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन HCl की है तो सारी दुनिया जानती है कि HCl जब डिसोसिएट होता है तो H++ Cl- देता है। यस, इसका अगर 1 मोल डिसोसिएट होगा तो H+ भी 1 मोल बनेगा, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन HCl का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन कितना किसका होगा? H+ का होगा। 3.85 इंटू 10⁻³ और सर पीएच क्या होता है? पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H+। अगर आपको H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई तो 3 माइनस लॉग 3.85, दिस इज योर फाइनल पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, चेक कर लेना। ये 4 से थोड़ा सा कम आएगा, log 4 कितना होता है? log 4 0.6 होता है, 0.6 से थोड़ा सा पहले लिख देना 0.58 ऐसा कुछ कर लेना, है ना? वो हो जाएगा log 3.85 और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जल्दी बोलो।
समझ में आया क्वेश्चन, है ना? तो मतलब मेरे से पीएच पूछा था, मैंने सोचने का तरीका क्या था, पीएच पूछा है तो मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहां से आएगी? अगर मुझे HCl की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, है ना? HCl की कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता लगेगी? अगर मुझे HCl की मोल्स पता लग जाए, है ना? मोल्स कैसे पता लगेंगे? P इक्वल टू एनआरटी से, उसमें प्रेशर चाहिए होगा और वो प्रेशर मैंने इस तरीके से फाइंड कर लिया। बोलो यार, बोलना पड़ेगा भाई। यस, बिना बोले तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा यार, है ना? बोलना पड़ेगा यार। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? फटाफट बताओ, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? सर क्यों चिल्ला रहे हो सर? बढ़ जाओ आगे, क्या इतना हल्ला मचा रखा है आपने? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। क्या कहता है? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट पीएच व्हेन 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl pH इज इक्वल टू 2 इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH जिसका pH 12 है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं भाई, है ना? हम लोगों ने कर रखे हैं। इस क्वेश्चन में दे क्या रहा है मेरे से? क्या कह रहा है? लिखता है एक एसिड है। कौन सा एसिड है भाई साहब? एसिड है जोरदार वाला HCl। उसको आपने मिक्स कर दिया किसके साथ? बेस के साथ। तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। दोनों में से कोई एक सॉल्ट, दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आप बता दोगे सॉल्ट कितना बनेगा। सॉल्ट का पता लग गया तो पीएच पता लग जाएगी। क्यों बाबू मशाय, ऐसे ही तो होता है। ऐसा किया ना तुम लोगों ने भाई? अब ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार थोड़ी ना कर रहे हो क्वेश्चन। आओ, अगर मुझे पीएच दे रखी है, HCl है ना, HCl जो है, HCl का अगर मुझे पीएच दे रखा है, पीएच दे रखा है 2, इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻²। बोल सकता हूं। और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? HCl का कॉन्सेंट्रेशन। कह सकता हूं मैं ऐसा? किसी के पेट में दर्द तो नहीं है? ठीक है सर, नहीं है। एट द सेम टाइम फॉर NaOH, है ना, NaOH के लिए क्या कह रहा है ये? NaOH के लिए लिखता है कि जो पीएच है वो 12 है। पीएच 12 है बेटा, इसका मतलब POH कितना हो गया? 2 हो गया। और अगर POH 2 है, इसका मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 10⁻²। सही कह दियो। और इसका मतलब ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻²। दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ NaOH एंड HCl। बोलो, यहां तक किसी के पेट में दर्द है क्या? बोल नहीं रहे हो तुम? कोई बात नहीं। हम्म। यस सर, सही कह रहे हो। इसमें इसमें गलत क्या है? क्या ही बोलना है इसमें, है ना? सही जा रहे हो सर आप। क्या बताना आपको? अब देखो, ये जो HCl है ना, ये इसको आपने डाल दिया किसके साथ? NaOH के साथ। तो यार देख, सीधी सी बात है, क्या बनेगा? NaCl बनेगा तेरा। और साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा। इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं। तो T इज इक्वल टू 0 पर एक बात बता दे, इसके कितने मोल्स होंगे HCl के? सर HCl का क्या है आपके पास? सर HCl का वॉल्यूम है। और क्या चाहिए भाई? मेरे पास वॉल्यूम है और मेरे पास HCl के मोल्स भी है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है मुन्ना। तो क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं HCl के? नहीं, तुम खुद बता दो यार, क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं क्या? सर कैसे निकलते हैं? सर मोल्स कैसे निकलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन देखो भैया, होता क्या है? अरे मुन्ना एक बात बता, जो कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी जो होती है, ये मोलर है ना, 10⁻² मोलर है ना, ये 10⁻² मोलर है ना। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे मोल्स निकालना हो तो किसके बराबर हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। बोल, ये वॉल्यूम लीटर में होता है। तो अगर T इज इक्वल टू 0 पर मुझे HCl के मोल चाहिए, तो इस HCl का वॉल्यूम कितना है? 200। और इसके कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻²। इसको मिली मोल्स कहना ज्यादा सही है ना। ये क्या है बेटा जी? मिली मोल्स है। T इज इक्वल टू 0 पर इसके मिली मोल्स है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम NaOH के मिलीमोल्स कितने होंगे? सर NaOH के मास, NaOH का वॉल्यूम कितना है? 300। और NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻²। ये मिलीमोल्स है। और ये कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। अब तुम खुद सोचो यार, मैं चाहता हूं तुम खुद सोचो, ये कितना है? 2 मिलीमोल। ये कितना है? 3 मिलीमोल। दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देख के मुझे बताओ, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाँ, देख रहे हो कौन सा कॉन्सेप्ट कहां यूज हो रहा है भाई? लिमिटिंग रिएजेंट साला हम लोगों ने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, और यूज हो रहा है इक्विलिब्रियम में। यही तो खूबसूरती है केमिस्ट्री की। बताइए सर, इसके 2 मिलीमोल, इसके 3 मिलीमोल, ऑब्वियस ही बात है सर, ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 0 हो चुका होगा। और इसके कितने मोल मिलीमोल बचेंगे? 100 इंटू 10⁻² मिलीमोल्स बचे होंगे। बोलिए, सही कह रहा हूं मैं? मतलब ये 1 मिलीमोल है। कितना है सर? ये 1 मिलीमोल है। दिस इज 1 मिलीमोल। बोलो
सर साथ साथ NaOH NaCl का कितना मिलीमोल बनेगा? सर इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों मतलब नहीं है? बोले सर NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता सर। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ सर, NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता सर। यस, NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? सर NaCl जो है ना वो सर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो सर जो भी सॉल्यूशन की पीएच रही होगी वो किसकी वजह से रही होगी? सर वो NaOH की वजह से रही होगी। इस सॉल्यूशन में कौन है एक्सिस में? OH माइनस एक्सिस में है। तो OH माइनस की अगर मैं तुमसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ लूं, है ना, OH माइनस की अगर मैं तुमसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ लूं तो क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सर मोल्स कितने OH माइनस का? एक, और वॉल्यूम कितना है? चलो बताओ वॉल्यूम कितना आएगा, सोच के बताओ वॉल्यूम कितना आएगा। यहीं पर गलती करते हो मुन्ना जी तुम। बेटा जी गलती यहीं पर होती है। बोले सर कैसे होती है? मैंने कहा बेटा तुम लोग करते क्या हो, यहां पर OH माइनस के मोल लिख देते, वॉल्यूम लिख देते हो 300। अबे यार अब HCl और NaOH दोनों मिक्स हो चुका है। जब दोनों मिक्स हो चुके हैं तो यहां जो वॉल्यूम लिखा जाएगा ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन में वॉल्यूम है, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात हो रही है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों की वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका 200 ml लिया, इसका 300 ml लिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml हो गया। कोई बोल ही नहीं रहा यार, टोटल वॉल्यूम 500 ml हो गया। This is the concentration of OH minus. This is the concentration of OH minus. ऊपर मिलीमोल नीचे ml, तो दिक्कत कोई नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हो 1.5 1/5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये 2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हो उसको। तो यहां से POH कितना आ जाएगा? यह जाएगा सर 3 माइनस log 2। log 2 होता है 0.3, तो सर POH आ गया 2.7। यस, तो जो pH होगी वो क्या होगी? 14 माइनस PH, POH 14 माइनस 2.7, 11.3। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में क्वेश्चन? बेटा बोलना पड़ेगा। यस, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। आगे चल सकते हैं क्या हम लोग? आगे चल सकते हैं क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा जी? दोनों के पीएच दे रखी थी, पीएच से हमने H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, है ना, दोनों के मोल्स निकाले, वहां से लिमिटिंग रीजन निकाला, लिमिटिंग रीजन से पता लगा कि OH- सॉल्यूशन में एक्सेस में है, तो सॉल्यूशन की जो पीएच को डिसाइड करेगा वो OH- करेगा। NaCl का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता। H2O जो होता है उससे जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो नेग्लिजिबल होती है। यहां से जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो जो वाटर वाली कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, OH- की कॉन्सेंट्रेशन सीधी निकाल ली, यहां से POH निकला और यहां से पीएच निकल गया, खत्म कहानी। एक ठीक सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो लगभग ऐसा सा ही क्वेश्चन है ना, लगभग ऐसा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज है। थोड़ा सा जो चेंज है वो क्या है? अब की बार एसिटिक एसिड दे रखा है एक, है ना, वीक एसिड दे रखा है, और सर दूसरा दे रखा है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। इस केस में हो सकता है कोई सॉल्ट बने और उस सॉल्ट का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, क्योंकि अब की बार जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस होता है मेरे भाइयों और बहनों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं होता। इसी वजह से NaCl के हाइड्रोलिसिस को हमने कंसीडर नहीं किया था। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रही है। Calculate the pH at the equilibrium point when a solution of 0.1 acetic acid is titrated with a solution of 0.1 NaOH, है ना। देखो जी एसिटिक एसिड है CH3COOH, उसको आपने टाइट्रेट किया किसके साथ? टाइट्रेशन हो रही है उसकी किसके साथ? NaOH के साथ। अब सारी दुनिया जानती है टाइट्रेशन में क्या होगा, सर सॉल्ट बनता है ना, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर एसिटिक एसिड की अगर मेरे से कोई मोल पूछ ले तो क्या मैं बता सकता हूं क्या? सर एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, लेकिन सर इसका वॉल्यूम नहीं दे रखा सर। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया जाना चाहिए था, है ना, दिया जाना चाहिए था, नहीं दे रखा है, तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि एसिटिक एसिड कितना रहा होगा, VmL रहा होगा, या कुछ भी मान लो, 1 लीटर रहा होगा, 2 लीटर रहा होगा, 4 लीटर रहा होगा, और उतना ही मैं मान रहा हूं NaOH, है ना, दोनों के जो वॉल्यूम रहे होंगे बराबर रहे होंगे। नहीं दे रखा क्वेश्चन में, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से ऐसा तो नहीं मान सकता कि एक का 1 लीटर मान लिया, एक का 2 लीटर मान लिया। तो मैंने क्या किया, दोनों का वॉल्यूम मान लिया, इक्वल वॉल्यूम है ना, इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, वी लीटर है ना, वी लीटर दोनों का आपने ले लिया। एसिटिक एसिड भी वी लीटर और NaOH भी वी लीटर, है ना।
सेम ले लिया है ना, कोई हमने इसके साथ भेदभाव नहीं किया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सर V लीटर इसका है और V लीटर उसका है, उसकी मोलैरिटी 0.1 है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 0.1 इंटू वी। NaOH के मोल्स भी कितने होंगे सर, ये भी होगा 0.1 इंटू वी। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर 0 रहे होंगे, और सर जिस दिन टाइट्रेशन खत्म हुई सर उस दिन ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, दोनों के मोल्स बराबर है, ये कितना मिल गया 0.1 वी और ये हो जाएगा 0.1 वी। सर एसिड और बेस तो हो गया खत्म, सॉल्यूशन में क्या बचा है सर, सॉल्यूशन में बचा है सॉल्ट, और सॉल्ट का होगा हाइड्रोलिसिस। मैं सही कह रहा हूं? लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ये जो सॉल्ट बना है साहब, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? सर कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसके मोल्स कितने हैं 0.1 वी, वॉल्यूम कितना होगा? वापस जो गलती वहां पर की थी वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। सर इसके कितने मोल्स होंगे? सर इसका वॉल्यूम कितना होगा? V प्लस वी, ये हो जाएगा सर 2V। ध्यान रखना बेटा जी, यहां पर गलती करती है जनता, यहां पर वॉल्यूम जब भी आता है लोग गलती करते हैं वॉल्यूम में, है ना। एसिटिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी सोडियम एसिटेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 5 इंटू 10⁻², ये होगा साहब। अरे मेरी बात समझे तुम? बोलो 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 मुन्ना, समझे कि नहीं समझे? समझ लिए हो? बस यही समझने की बात थी। अब तो ये सॉल्ट किसका है बेटा जी? ये सॉल्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। इसकी पीएच का जो फॉर्मूला होता है सारी दुनिया जानती है, 7 प्लस हाफ ऑफ पीके प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। कोई भी कर लेगा। अब तो क्वेश्चन में के दे रखा है तो पीके की वैल्यू निकल जाएगी, सी आपने यहां से निकाल लिया, खत्म होगी कहानी, पीएच निकल जाएगी, वो तुम्हारे हवाले। अब इसको खुद से करोगे, बताओ। अगर कर लो तो छोड़ दूं तुम्हारे भरोसे, कर लोगे ना? मतलब ये दोनों क्वेश्चन में मैंने तुम्हें डिफरेंस समझाया कि कहां पर क्या डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कहता है? लिखता है केएसपी दे रखा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ चुका है, और ये जेईई एडवांस का फेवरेट टॉपिक होता है ना, फेवरेट टॉपिक है। मतलब यू मानो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिससे वो ढेर सारे भर भर के क्वेश्चन पूछता है ना। तो कहता है कि केएसपी ऑफ एजीसीएल एंड एजीबीआर, दोनों के केएसपी आपको क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट द साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीसीएल एंड एजीबीआर इन वाटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सही क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस ने पूछा भी है पहले भी, यस पहले भी पूछा है। पेन गिर गया नीचे, उठाना पड़ेगा, लो जी। यस, इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस ने पहले पूछा हुआ है ना। बहुत सिंपल निहायती आसान क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो आइए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर मान लो लेट, यहां पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीसीएल है ना, एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी कितनी है? S1 मान लेते हैं, और सॉल्युबिलिटी ऑफ दूसरा कौन है? एजीबीआर, है ना, इसके S2 मान लेते हैं। सर ये दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कैसे पता लगा? दोनों की केस भी गिवन है ना। केस भी हमेशा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के ही गिवन होते हैं ना, ठीक है सर। दोनों की सॉल्युबिलिटी हमने मान ली। अब सोचो, जब AgCl के लिए मैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया लिखूंगा तो क्या ये लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, बोलिए यस। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं ये 1 था, 0 0। इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, तो जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो 1 माइनस S1 और S1 लिखोगे। मेरे हिसाब से इसमें तो किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, है ना। ये एक्सप्रेशन तो लिख लिख के तुम लोग ऐसे बोर हो गए होगे। अब तो रात को 3 बजे भी उठा के अगर तुम्हें कोई बोल दे कि ये एक्सप्रेशन लिखना है, खटाक से लिख दोगे तुम, है ना, लिख दिया होगा। ठीक है सर। अब वैसे ही सर इसी सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है? एजीबीआर भी तो प्रेजेंट है सर, उसके लिए भी सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया का एक्सप्रेशन लिखो सर, ये रहा। ये सर एजीबीआर के लिए सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। अरे तो मुझे एक बात बताओ, t इज इक्वल टू 0 पर 1 0 0, वो कितना है मान लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम आया, इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है, तो 1 माइनस S2 और S2। क्या यहां तक जो मैंने लिखा है वो सही है क्या? सोच के बताओ, ये जो लिखा है मैंने सही है क्या? सोच के बताओ, क्या यहां तक जो लिखा है वो सही है मुन्ना? दादा बताना यार। अरे भाई कहां खोए यार, कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? अरे हाँ ना तो बोल दे यार। यस बताओ। सर एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या?
कह रहा है सर ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है सर, एक ही सॉल्यूशन में दो इक्विलिब्रियम लगातार एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि एक आयन की कंसंट्रेशन दोनों में बराबर है। देखो दोनों एक आयन जो है वो दोनों में कॉमन है, Ag प्लस ऊपर Ag प्लस नीचे। तो मैंने कहा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ये कहता है कि ये जो आयन है इसकी कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम होगी, और कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब यहां पर लिखो तुम S2 और यहां लिखो तुम S1। वाह सर, मजे आ गए सर। यहां लिखो S1, ये Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह होगी इक्वल। अब आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, KSP ऑफ AgCl इसका एक्सप्रेशन लिख डालो। मैंने कहा भाई इसका एक्सप्रेशन होगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। बोले सर ये जो एक्सप्रेशन Ag प्लस है, Ag प्लस कितना है, S1 प्लस S2 इंटू S1 बोलो। और लगे हाथ अगर आपने KSP का एक्सप्रेशन लिख दिया किसके लिए, AgBr के लिए, तो बोलो बेटा जी क्या होगा, दादा ये हो जाएगा Br माइनस, तो ये हो जाएगा सर S1 प्लस S2 इंटू S2। मेरा मन कर रहा है सर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, जैसे कर दे बेटा जी, डिवाइड कर दे। S1 प्लस S2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास AgCl का जो KSP हो कितना दे रखा है, 10 टू द पावर माइनस 10, और ये दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सॉरी, इज इक्वल टू S1 बाई S2। कितना आ गया ये, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, 200 आ रहा है क्या, 5 दूनी 10, 200 आ रहा है क्या, 200 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। देखियो भाई 200 आ रहा है क्या है, ए मुन्ना ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 3, तो 3 मतलब हजार बटा 5, ओहो बिल्कुल आ रहा है साहब। तो S1 इज इक्वल टू 200 S2 आ जाएगा साहब। भाई जो आ रहा है वो लिख रहा हूं मैं तो, है ना, अब उसमें क्या ही कर सकते हो, कोई जो मैं भी अपनी मर्जी से क्या ही बोलूं, ये हो रहा है सो हो रहा है। S1 इज इक्वल टू 200 टाइम्स ऑफ S2। ठीक है सर, तो अब आप किसी भी एक्सप्रेशन में लिख दो भले ही, है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में लिख दो। इसमें लिख देता हूं 10 टू द पावर माइनस 10 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू, देखो यहां क्या लिख सकते हो, S1 प्लस S2 है ना, तो मतलब यहां लिख दो ना, भले यहां से कर लो सर। S1 की वैल्यू क्यों, क्या हो गया भाई, लो आओ देखो यहां पर लिख दो आप, चलो ऐसे कर दो 10 टू द पावर, इस एक्सप्रेशन में डाल दो यार, अब क्या करना है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 तो ये रहा, S1 की जगह 200 S2 लिख दो, प्लस S2 इंटू S1, है ना, और S1 की जगह फिर 200 S2 लिख दो बोले। तो कहने का मतलब है यहां से तुम S2 की वैल्यू निकाल लोगे यार, बोलो सॉल्व कर लोगे ना, कैलकुलेशन है, सॉल्व करनी पड़ेगी खुद से, बस मेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई। ठीक है, हो जाएगा मेरे हिसाब से, बोलो बताओ बताओ, हो जाएगा ना। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का जो भी क्वेश्चन आया आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। S1 और S2 दोनों जो आपकी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज हैं उनमें रिलेशन बनाइए और किसी भी एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है बेटा, कर लेना इसको खुद से। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, है ना, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। एक और बढ़िया क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, एक और ठीक सा क्वेश्चन है, एक और ठीक सा क्वेश्चन है। लिखता है KSP ऑफ AgBr इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एट 15 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन प्योर वाटर 0.1 मोलर AgNO3 एंड 0.1 मोलर NaBr। देख रहे हो तुम, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? सर जब पानी है, AgBr जो होता है ना सर, सारी दुनिया जानती है, फर्स्ट वाला केस मैं लिख रहा हूं सर, AgBr के लिए अगर मैं सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम लिखूंगा, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखूंगा ना सर, वो ये होगा T इज इक्वल टू 0 1 0 0, और जैसे इक्विलिब्रियम आया सर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो 1 माइनस S, S और S, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर इसका जो KSP आएगा उसका एक्सप्रेशन बनेगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, यस S1 मान लेते हैं, इसके अंदर वाटर के अंदर S1 मान लेते हैं, तो KSP हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 है सर, ये हो जाएगा
S1 प्लस S1 इंटू S1। साला 10 टू द पावर माइनस 13 ही है क्या ये? इतना गंदा कैलकुलेशन क्यों बनाया भाई? हाँ देखें क्या, एक बार क्वेश्चन चेक करने दो मुझे। एक काम करते हैं ना हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको -2 लिख देते हैं यार, -2 है ना, -12 लिख देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी यार, और क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो सर देखो ये तो सीधा आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू √2 इंटू 10 टू द पावर -12 है ना, ये हो जाएगा √2 नहीं भाई, √4 इंटू है ना, √4 इंटू 10 टू द पावर -12 है ना। तो ये सॉलिबिलिटी आ गई सर 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मोलर। सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर में, है ना, यहां सर कोई कॉमन आयन लग ही नहीं रहा था, और जब कोई कॉमन आयन नहीं लग रहा हो तो सर हमें सीधा फॉर्मूला पता है, वैसे हमें फॉर्मूला भी पता था, ए बी टाइप का सॉल्ट है, KSP इक्वल टू S² होगा, और यहां से S का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसमें कुछ आगे पीछे है ही नहीं, कुछ आगे पीछे घूमना ही नहीं। लेकिन अब बात आती है जब मैं AgNO3 की बात करूंगा, सोचो सेकेंड पार्ट इसका, Ag प्लस प्लस Br माइनस देगा, यहां तक तो सेम ही रहेगा, है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं AgBr, ये इसके लिए सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया का एक्सप्रेशन है ना, तो ये 1 माइनस S2 लिख देते हैं आपकी बार, S2 और S2। अब सर यहां पर एक और चीज है, AgNO3 फिर आ गया। सर AgNO3 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा, बोला सर AgNO3 के लिए क्वेश्चन में KSP नहीं दे रखा, जब KSP नहीं दे रखा है इसका मतलब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। सर ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो रहा है सर, मैंने कहा यार बात तेरी सही है, तो सही कह रहा है। तो जब ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो रहा होगा तो ये 0 बचेगा लास्ट में, और सर ये 0.1 और ये 0.1 बन जाएगा। सर जब मैं इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखूंगा, जब मैं इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखूंगा AgBr का, सर ये बनेगा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, और सर ये जो दे रखा है, ये दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -12। देख रहे हो कहां गया अपन, हाँ फेंका नहीं है बे, गया अपनी मर्जी से। हाँ लिखते लिखते ये भी कह रहा छोड़ दो सर, बहुत पढ़ लिया आज, बहुत कर लिए हैं क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के, छोड़ दो सर, है ना। तो देखो ये KSP कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सर देखो S2 तो है ही सर, 0.1 भी साथ में आएगा सर, इंटू S2। आप खुद सोचिए, ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये बहुत ही कम डिसॉल्व हो रहा है, जब ये बहुत कम डिसॉल्व होगा तो सर यहां जो Ag प्लस बनेगा वो भी बहुत ही कम होगा। लेकिन सर ये जो AgNO3 ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, तो 100% डिसॉल्व हो रहा है, अगर ये 100% डिसॉल्व होगा तो बहुत ज्यादा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देगा, तो इसका मतलब ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इससे बहुत ज्यादा होगी सर, 0.1 की जो वैल्यू है सर वो S2 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब S2 प्लस 0.1 को आप लगभग किसके इक्वल लिख सकते हो, 0.1 के इक्वल लिख सकते हो, और यहीं पर आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। 0.1 इंटू S2, और यहां से आप लोग S2 की वैल्यू निकाल लोगे, 4 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -1। क्या सीखने को मिला, सीखने को यह मिला कि जब कॉमन आयन होता है, कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। देखो यहां पर सॉल्युबिलिटी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 थी, और यहां पर सॉल्युबिलिटी 4 इंटू 10 टू द पावर -11 होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। बोलो, तो अगर ये आपको AgBr में समझ में, AgNO3 में समझ में आ गया तो फिर NaBr में भी समझ में आ जाएगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है, पिछली बार कॉमन आयन Ag प्लस था, अब की बार कॉमन आयन Br माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है, इसको आप लोग खुद से कर लेना। और एक क्वेश्चन शायद ऐसा ही और भी है, आई गेस, ये रहा देखो, एक क्वेश्चन और है, देखो ये रहा, है ना, इसको भी आप लोग खुद से करना। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, CaCl2 NaCl AgNO3 आर डिनोटेड बाय S1S2। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, KSP दे रखा है ना, होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन आपका, है ना, निपटाना जरा, इसको निपटा देना, ठीक है ना। टाइम वैसे हो चुका है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो, है ना।
टाइम हो गया, लेकिन फिर भी चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन ये लिखता है कि द इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। अच्छा सर, ये एस्टर दे रखा है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है सर बाय अ वीक एसिड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है, इट इज 1/100 ऑफ दैट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड HX दे रखा है, 1 मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, मिथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है, और हमसे K की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, ये प्रीवियस रिसर्च का क्वेश्चन है बेटा IIT का, है ना, एडवांस का PYQ है ये। कहां ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट घुसा दिया, देख रहे हो तुम लोग, है ना। आओ देखो क्या कह रहा है भाई, हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, और ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है बाय वीक एसिड is 1/100 times of rate of hydrolysis of strong acid। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, अब हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, H+। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो H+ वीक एसिड से आ रहा है, इट इज 1/100 टाइम्स ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा, देख रहे हो। अरे तो सर एक बात बताओ, जो H+ वीक एसिड से आ रहा होगा वो कितना है, 1/100 इंटू H+ जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना आ रहा है, 1 मोलर दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन। HX भाई 100% आयनाइज हो जाएगा ना, जब 100% आयनाइज होगा H+ प्लस X-, तो शुरू में कितना रहा होगा 1, ये 0 0, थोड़े टाइम बाद ये 0 हो जाएगा, ये 1 मोलर, ये 1 मोलर बचेगा। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 1, तो इसका मतलब 10⁻⁻2 है H+ जो कि आ रहा है वीक एसिड से। लेकिन सर एक बात बताओ, यहां तो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दे रखा है। अबे 1 मोलर दे रखा है, लेकिन ये 100% आयनाइज थोड़ी होगा, समझ रहे हो। हाँ 100% नहीं होगा सर, इसी वजह से यहां पर ये लिखा है। ठीक बात है सर। लेकिन सर एक बात बताइए, जब HX आयनाइज होगा तो H+ प्लस X माइनस HA दे रखा है ना, यहाँ HA दे रखा है, सॉरी HA दे रखा है सर, ये आयनाइज होगा तो H+ प्लस A माइनस में होगा। एक बार के लिए मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, ये 0 0 है। लेकिन सर जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तो यहां C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा लिखोगे। मतलब इसका यह है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है सर क्वेश्चन में, ये H+ की जगह आप क्या लिख सकते हो, C अल्फा लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 10⁻⁻2 आ गया, यहां से अल्फा का वैल्यू 10⁻⁻2 अपॉन C, कॉन्सेंट्रेशन कितना इसका 1 है। बोलिए अल्फा कितना मिल गया सर, अल्फा मिल गया हमें 10⁻⁻2। और अगर अल्फा 10⁻⁻2 है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 1 से काफी छोटा है, तो 1 माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग काम में लेते हैं वो लगा सकते हैं सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लगा देंगे सर। अब सीधा फॉर्मूला के किसके इक्वल होता है, के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, खत्म कहानी। अल्फा कितना है, अल्फा इज 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर करना है 10⁻⁻4 आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है सर, खत्म कहानी। बताइए कोई दिक्कत हो किसी को, कोई परेशानी हो, नहीं है। ये मतलब PYQ है एक, है ना, एक मैंने PYQ डाल दिया। तो बस बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। और भी है क्या, हाँ ये रहा सर, ये वाला क्वेश्चन करिएगा। ये तो होमवर्क हो ही गया, कोई और भी क्वेश्चन बचा है, 3 4 क्वेश्चन बच गए मेरे हिसाब से, एक ये वाला क्वेश्चन बचा है ना। तो इसको भी करिएगा बेटा, होमवर्क है ना, घर पे करना जरा इसको, बस बाकी तो हो गया। चलिए जनाब, बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आए और आपने इस क्लास की रौनक बढ़ा दी भाई, थैंक यू सो मच आप सब लोगों को। और बेस्ट ऑफ लक भी, आप लोग जे एडवांस के लिए प्रिपेयर करते रहें दम लगा के एकदम, है ना। हिम्मत ना हारें कि ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है, ये वाला चैप्टर मुश्किल है, वहां तो बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ के जाएं और चुन चुन के क्वेश्चंस करें, है ना। यही कॉन्सेप्ट होता है जे एडवांस में सफलता पाने का। वहां पर टाइम का कोई दिक्कत नहीं होता, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी होती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन जो बनाता है उसमें वो कैलकुलेशन भी आसान देता है, वो सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है ना। तो अनशन बहुत गंदी कैलकुलेशन आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है ना, अगर किसी ने अच्छे इंसान ने पेपर बनाया होता।
ठीक है, चलो बस आज के लिए खत्म करते हैं ना। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।